Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your day 38 of Mission UPSC 2027. थोड़ा सा वीडियो में डिले हुआ है बिकॉज आई वॉज नॉट वेल फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज बट अभी आई एम लाइक स्टिल टू बेटर. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी आर अर्लियर डूइंग. सो वी वर एट डे 38 जिसमें वी हैव अ टारगेट ऑफ डूइंग चैप्टर नंबर 4 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉ. हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लिए थे इससे पहले वाले डे में, यानी कि डे 37 में हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं. अब आज के में हमारे और एक्स्ट्रा 4 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से विच इज़ अंडरस्टैंडिंग लॉज. ठीक है. सो द पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री. मेरे पास काफ़ी बच्चों ने आंसर्स भेजे हैं एंड दे हैव रिटन एक्चुअली गुड. सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री, रिलेशनशिप यहाँ पे सिर्फ ये मतलब नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप या सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाला. रिलेशनशिप मीन्स एवरी सेंस में, मदर फादर का हो या फिर बेटे का मम्मी के साथ हो, बेटे का पापा के साथ हो, बहन का हो. इट्स लाइक एवरी रिलेशनशिप. अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप जो बराबर है वो वायलेंस फ्री हो, दैट इज़ सो ऑब्वियस. बट यहाँ पे जो हमारा ऑफकोर्स की बात है, मेन हमारा जो चैप्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो चैप्टर के पर्सपेक्टिव में इसका सीधा सीधा मतलब यही था. रिलेशनशिप्स यहाँ पे ये लोग हस्बैंड वाइफ का ही मेन डिस्कस कर रहे थे. सो द क्वेश्चन इज व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इक्वल रिलेशनशिप्स आर वायलेंस फ्री. So the phrase equal relationships are violence free conveys the idea that when relationships are based on equality, कि अगर कोई ऐसा relationship है जिसमें equality है, बराबरी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एंड इवन फेयरनेस है. दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट पार्टी हो या सेकंड पार्टी हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, फेयरनेस है हर तरीके से, देन दे आर फ्री फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वायलेंस, बी इट फिजिकल, इमोशनल और वर्बल और साइकोलॉजिकल. अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है जिसमें इक्वालिटी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एंड फेयरनेस है, तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशनशिप वायलेंस से फ्री रहेगा. उसमें वायलेंस देखने को नहीं मिलेगा. वायलेंस किसी भी तरीके की हो सकती है. फिजिकल वायलेंस हो सकता है, इमोशनल वायलेंस हो सकता है, वर्बल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है. ये चारों के बारे में हमने लास्ट में भी पढ़ा था, अभी लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ा था. सो हियर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ इट्स मीनिंग. लेट्स सी कि इक्वालिटी एज द फाउंडेशन की, जो हम बात करें इक्वालिटी एज द फाउंडेशन की, फाउंडेशन ही है किसी रिलेशनशिप का कि इक्वालिटी होनी चाहिए. सो इक्वल रिलेशनशिप अगर होता है तो इट प्रायोरिटाइज द डिग्निटी. डिग्निटी को प्रायोरिटाइज करेगा कि बराबरी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करेगा, ऑटोनॉमी को प्रायोरिटाइज करा जाएगा एंड हर पार्टी की राइट्स को कंसीडर किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक पार्टी को, मतलब मेल को ही प्रेफर किया जाएगा या फीमेल को. हर किसी के डिसीजंस की रिस्पेक्ट की जाएगी, डिग्निटी होगी और ऑटोनॉमी भी होगी. एवरीवन हैव देयर राइट टू स्पीक, right? So there is no hierarchy or imbalances of power where one person dominates or controls the other, right? कोई भी hierarchy जैसी चीज़ नहीं है कि मेल ही डोमिनेट करेगा फीमेल को. सब बराबर है यहाँ पे, right? Violence as a result of inequality. तो कहीं ना कहीं अगर inequality होती है तो उसकी वजह से violence होता है, right? दूसरा पॉइंट है कि inequality है तो violence आएगा. So violence often stems from attempt to assert control, enforce dominance and maintain superiority over another person. ये violence अब कम कहते हैं, violence कब कह रहे हैं, जब हम कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी को किसी को कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है या सुपीरियरिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है. तो so inequalities such as those rooted in gender, socio-economic status or cultural norms can perpetuate dynamics where violence or coercion is used to maintain power. तो इनइक्वालिटीज़ जिसमें हम कहें कि जैसे इनइक्वालिटीज़ होना जेंडर के केस में, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से या कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, तो कहीं ना कहीं उससे वायलेंस होगा, कोअर्शन होगा, किसी ना किसी एक इंसान को फोर्सफुली काम करना पड़ेगा, इज़ यूज टू मेंटेन पावर. ठीक है. म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर पावर. अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी, पावर शेयर की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इक्वल रिलेशनशिप के इसके अंदर वायलेंस नहीं होगा. सो इन इक्वल रिलेशनशिप डिसीजंस आर मेड कोलैबोरेटिवली, कम्युनिकेशन ओपन होगा एंड हर एक इंडिविजुअल सेफ फील करेगा, वैल्यूड फील करेगा, डिग्निटी उसकी कहीं ना कहीं वायलेट नहीं होगी अगर एक इक्वल रिलेशनशिप होगा. सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ मैनिपुलेशन, इंटिमिडेशन और अग्रेशन. तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन वाली चीज़ें नहीं होगी, इंटिमिडेशन नहीं होगा और अग्रेशन भी नहीं होगा. ठीक है. टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस और अचीव वन गोल, कि भाई मेरे गोल को अचीव करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा करना पड़ेगा या मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा या मुझे चीट करना पड़ेगा. ऐसी कोई चीज़ें नहीं होगी. इक्वालिटी होगी, इक्वल रिस्पेक्ट की जाएगी हर एक इंसान के डिसीजन की, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें फ्रीली ईजिली हो सकती है. ठीक है. सो फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस. फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस का मतलब है कि ऐसा फ्रीडम जो हर वायलेंस से फ्री हो.
यानी कि फिजिकली भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, ठीक है। वैसे फिजिकली अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फिजिकल हार्म और अब्यूज़ से बचाना, वो चीज़ें ना हो, तो हम क्या कह सकते हैं, फिजिकल वायलेंस नहीं है, कि जब हम फिजिकल हार्म या उसके साथ अब्यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। इमोशनल में हम कह सकते हैं नो यूज़ ऑफ इंसल्ट नहीं हो रही हो, बिलिटलिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन नहीं हो रहा हो। इकोनॉमिक में हम कह सकते हैं इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि इसमें इकोनॉमिकली हम इस तरीके से कहें कि हर किसी को रिसोर्सेज का एक्सेस दिया हो, मतलब मेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के पास एक्सेस हो, किसी को फाइनेंशियल रिस्ट्रेन नहीं किया हो, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की पावर दी हो। जैसे हमने देखा था डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट होता है, ठीक है। सोशल की अगर हम बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोलिंग बिहेवियर्स लाइक आइसोलेशन और मॉनिटरिंग, ठीक है। सोशली हम जैसे किसी के बिहेवियर को कंट्रोल ना करें, किसी को मॉनिटर ना करें, नज़र ना रखें, तो ये सब चीज़ें ना हो। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ये सारी चीज़ें फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं इफेक्ट नहीं हो रही हो, तो हम कह सकते हैं इक्वल रिलेशनशिप वायलेंस फ्री है। सो इन एसेंस इक्वालिटी इन रिलेशनशिप्स एंश्योर अ सेफ, रिस्पेक्टफुल एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल द इंडिविजुअल्स कैन थ्राइव विदाउट फियर ऑफ हार्म एंड कोअर्शन, ठीक है। अगर ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें इक्वालिटी हो हर सेंस में, तो वी कैन से कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ जी सकता है बिना डरे, बिना किसी फोर्सफुली एक्शन के थ्रू। देन वी हैव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, अभी तक आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ आई होगी कि रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून सबके लिए एक है, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि होता क्या है एग्जैक्ट मीन्स। सो द टर्म रूल ऑफ लॉ रेफर्स टू द प्रिंसिपल दैट ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एंटिटीज आर अकाउंटेबल टू लॉज। हर कोई अकाउंटेबल है लॉ को, कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक्शन क्यों लिया है, मतलब वी आर अकाउंटेबल टू लॉ, ठीक है। अगर जो फेयर एंड जस्ट है, लॉज हर किसी के लिए अप्लाई होती है, इंश्योरिंग जस्टिस एंड फेयरनेस, ठीक है। पब्लिकली प्रोमलगेटेड, मतलब कि लॉ जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हर किसी के लिए, हर पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अलग, कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए अलग। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन, ठीक है। इंडिपेंडेंटली एडजुडिकेटेड, इंडिपेंडेंटली एडजुडिकेटेड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इम्पार्शियल जुडिशरी, देखो देयर शुड बी एन इम्पार्शियल जुडिशरी टू इंटरप्रेट एंड इन्फोर्स लॉ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायसनेस हो रही है लॉज में, कि यार अच्छा ये तो नेता का बेटा है तो इनके साथ लॉ इस तरीके से करो, बट ये किसी गरीब का बेटा है तो लॉ ऐसे करो। नो, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की, इम्पार्शियल होनी चाहिए जुडिशरी, इम्पार्शियल होनी चाहिए टू इंटरप्रेट करने के लिए, लॉ को इन्फोर्स करने के लिए एवरी सिटीजन के लिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उनका क्या कास्ट है, क्या जेंडर है, क्या बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। कंसिस्टेंटली इन्फोर्स, कि लॉ शुड बी इन्फोर्स यूनिफॉर्मली विदाउट आर्बिट्ररी एप्लीकेशन, कि जो लॉ लगाई जा रही है वो सब पे यूनिफॉर्मली लगनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से सब चीज़ें आर्बिट्ररी हो रही है हर किसी के हिसाब से। सो की एलिमेंट्स क्या है रूल ऑफ लॉ के, कि लॉ है जो सुप्रीमेसी है, कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, लीडर्स हो या इंस्टीट्यूशंस हो। इट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी रूल और द मिसयूज ऑफ पावर, तो कहीं ना कहीं वो क्या प्रिवेंट करता है, आर्बिट्ररी रूल जो हो रहा है या फिर पावर का मिसयूज जो हो रहा है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब कि हर एक इंडिविजुअल्स को इक्वली ट्रीट करना है लॉ के अंदर, वही चीज़ है रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, वेल्थ और पावर। अकाउंटेबिलिटी है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ हम लोग अकाउंटेबल हैं। इंस्टीट्यूशंस एंड इवन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, की कोई भी लॉ बनाने वाले भी अगर जो लॉ बना रहे वो भी अकाउंटेबल है पब्लिक को थ्रू लीगल मैकेनिज्म्स, ठीक है। ऐसे नहीं अपने मन से कोई भी कानून बना ले। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो रूल ऑफ लॉ ये इंश्योर करना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल की जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी ध्यान में रख के लॉ बना रहे हो, उनकी वो चीज़ सेफ गार्ड हो रही हो, ठीक है। सो द रूल ऑफ लॉ सेफ गार्ड इंडिविजुअल लिबर्टीज एंड इंश्योर बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। देन वी हैव लीगल सर्टेनिटी। लीगल सर्टेनिटी की अगर मैं बात करूँ तो लॉ ऐसी होनी चाहिए जो क्लियर होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं अपने मन से कभी भी कुछ भी हो रहा हो, ठीक है। हर किसी के लिए लीगली सर्टेन होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी श्योर, law should be clear, predictable and not retroactive, allowing individuals to understand and comply with them, कि हर एक इंडिविजुअल को समझ आए और वो उसको फिर फॉलो भी कर सके। देन वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें कि पावर्स जो है मैम ने पहले भी बड़ा सेपरेट होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की पावर अलग, एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव की अलग, जुडिशरी की अलग, तो कोई एक एंटिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसको सारी राइट्स हम दे रहे हो। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होनी चाहिए जो चेक करे, बैलेंस करे, इंश्योर करे कि कोई भी सिंगल एंटिटी के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ।
तो इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ यही है कि रूल ऑफ लॉ क्यों ज़रूरी है, जस्टिस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, गवर्नेंस में ट्रस्ट हो, ठीक है, कि वो पावर को अब्यूज़ नहीं करेंगे, पावर का मिसयूज़ नहीं करेंगे, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे पास एक प्रिडिक्टेबल लीगल फ्रेमवर्क हो जिससे हमें पता हो कि ये चीज़ हो रही है तो उससे यही एक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। एंड इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना, कोई भी तरीके का टायरनी, कोई भी तरीके की क्रूएलिटी, कोई भी तरीके का ऑपरेशन अगर उनके साथ हो रहा हो तो उनको उससे प्रोटेक्ट करो। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस which ensures your fairness, accountability and protection of rights in any citizen, any society. ठीक है, समझ आई बात? Let's go with the next question. Why historians refute the claim that the British introduced the rule of law in India? देखिए, क्यों जो हमारे हिस्ट्री में ऐसा क्यों बोला गया कि जो ब्रिटिशर्स रूल ऑफ लॉ लेके आए, क्यों हम लोग उन्हें उसको रिफ्यूट किया, क्यों हम लोग उसको मना कर रहे थे कि ये ब्रिटिशर्स नहीं लेके आए रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, ये सब चीज़ें। सो देखिए, बहुत रीजंस इसके पीछे। Historians often refute the claim that the British introduced the rule of law in India because the British legal system was neither impartial, क्योंकि जो ब्रिटिश के जो लीगल सिस्टम लेके आए थे उसमें रूल ऑफ लॉ जैसा कुछ था ही नहीं कि सबके लिए बराबर हो। उनके लिए चीज़ें थी, उनके लिए उन्होंने अपनी सुपीरियरिटी रख रखी थी कि हर चीज़ हमारे लिए है, फिर तुम्हारे लिए है, या फिर इंडियंस के लिए अलग थी, ब्रिटिशर्स के लिए अलग कर रखी थी। तो वही है कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम ना ही इम्पार्शियल था और ना ही हर किसी के लिए बराबर अप्लाई हो रहा था। वो प्राइमरीली किसको सर्व कर रहा था? उनके इंटरेस्ट को, ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था, उनके फ़ायदे के लिए चीज़ें हो रही थी। तो क्लेम क्या क्या है? वही है कि सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, जिसका मतलब यही है कि जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया में कहीं ना कहीं कॉलोनियल डोमिनेंस, मतलब ब्रिटिशर्स को ही कहीं ना कहीं वो अपने लिए ही लेके आए थे कि हमें खुद को ही रूल करना है उसमें भी, रादर देन प्रोवाइडिंग जस्टिस। उनको जस्टिस प्रोवाइड करना नहीं था उनका मेन मोटिव, उनका था कि खुद की डोमिनेंस के लिए वो ये चीज़ें लेके आए। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ कि जो लॉज अप्लाई किए गए थे तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पे अलग तरीके से लॉ अप्लाई हुए थे, इंडियंस पे अलग तरीके से लॉज अप्लाई होते थे। जैसे कि ब्रिटिश सिटीजन्स को कहीं ना कहीं बहुत सारी स्पेशल प्रिविलेजेस आप कह सकते हैं, इम्यूनिटीज़ दी गई अलग तरीके से, जैसे क्योंकि उनका ऐसा बोला गया कि हम लोग वाइट हैं, राइट, तो रेशियल सुपीरियरिटी की यहाँ पे चीज़ आ गई थी। तो ये चीज़ें देखने को मिली थी कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम इन इंडिया वॉज डिजाइन टू मेंटेन कॉलोनियल डोमिनेंस रादर देन इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल। लॉज वर अप्लाइड डिफरेंटली टू द ब्रिटिश एंड इंडियंस। फॉर इंस्टेंस, ब्रिटिश सिटीजन्स ऑफन एन्जॉय इम्यूनिटी फ्रॉम लोकल लॉज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी। ठीक है, बायसनेस थी लीगल सिस्टम में। तो वही है कि जो इंडियन सब्जेक्ट्स, कहीं ना कहीं इंडियंस को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, ठीक है। एंड इंडियन जजेस को कहीं ना कहीं सब ऑर्डिनेट माना जाता था ब्रिटिश जजेस से, मतलब ब्रिटिश जजेस को ऊपर माना जाता था, सुपीरियर माना जाता था, उनके नीचे इंडियन जजेस को लाया जाता था और उनकी इवन अथॉरिटी को भी इतना ध्यान में नहीं दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं इंडिया को इन्फीरियर माना जाता था। तो कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम में भी बायसनेस थी। लॉ favored British officers and companies, especially in cases which is involving exploitation, taxation and forced labor. तो कहीं ना कहीं जो लॉज थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की, वो कहीं ना कहीं उनको ही फेवर कर रही थी और इंडियंस को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी, टैक्सेशन जैसी चीज़ें ला रही थी, इंडिया को फोर्स लेबर वाली चीज़ की इंडिया को ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। एंड इनका फोकस किस पे था? कॉलोनियल कंट्रोल, की खुद का कंट्रोल होना चाहिए, हमारे अंडर सब चीज़ें आनी चाहिए। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लीगल फ्रेमवर्क वॉज टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड टू इंश्योर द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो लीगल फ्रेमवर्क लाए गए थे उसका यही था कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आए और कहीं ना कहीं उनके जो इंडिया के रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट कर सके। जैसे कि लॉज आए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और इवन IPC जो आया 1860 में, वो इसलिए आया गया कि ब्रिटिश अथॉरिटी को कंसोलिडेट की जाए एंड इक्वालिटी और जस्टिस के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश अथॉरिटी को कंसोलिडेट करने के लिए ही IPC और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया था। देन वी हैव इंडिजीनियस लीगल ट्रेडिशंस। इंडिजीनियस लीगल ट्रेडिशंस की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन था लीगल सिस्टम्स का, इंक्लूडिंग जो हमारे धर्मशास्त्र और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में लिखा हुआ है और कस्टमरी लॉज के बीच में, विच एम्फोसाइज जस्टिस एंड मॉरल ऑर्डर्स। ठीक है, कहीं ना कहीं जो पहले कस्टमरी लॉज वगैरह थी, जो हमने पहले भी पढ़ी है कि एंशिएंट और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में किस तरीके से कस्टमरी लॉज वगैरह थी। तो इन चीज़ों पे इंडिया का यही था कि इंडिया का रिच ट्रेडिशन था लीगल सिस्टम में, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र वगैरह में लिखी हुई थी चीज़ें। तो फिर इंडिया का जो मेन फोकस हमेशा से रहा था वो रहा था जस्टिस पे, मॉरल ऑर्डर पे। ठीक है, सो ब्रिटिश ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की एंड मार्जिनलाइज किया सिस्टम को, अंडरमाइनिंग इंडियाज़ इंडिजीनियस लीगल हेरिटेज की। इंडिया का जो हमेशा से हेरिटेज में हम कह सकते हैं उसको कहीं ना कहीं इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। लॉ टू सप्रेस इंडियंस, कि इंडियंस को दबाने के लिए लॉ लाई गई थी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स रूल ऑफ लॉ भी अगर लाए तो कहीं ना कहीं उसमें भी वो इंडियन को सप्रेस करना चाहते थे। जैसे उसका एग्जांपल भी हमने देखा था रॉलेट एक्ट 1919 वाला एंड सेडिशन लॉज। सो मैनी ब्रिटिश इनेक्टेड लॉज वर डिजाइन टू सपोज डिसेंट एंड फ्रीडम।
फॉर एग्जाम्पल द रॉलेट एक्ट 1919 विच अलाउ इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल, जिसमें बिना ट्रायल के जेल हो जाता था. And sedition law were used to silence Indian leaders and nationalists. So such laws were inconsistent with the principle of equality, fairness and justice which are central to the rule of law. छठी चीज़, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ. कहीं ना कहीं लॉ के थ्रू इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करी. सो जैसे कुछ फ्रेमवर्क्स आए, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जिसको हम हालांकि हिस्ट्री में पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम वगैरह काफ़ी थे. तो उस टाइम पे इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके एक्सप्लॉयट करने की कोशिश की जा रही थी रादर देन टू इंश्योर जस्टिस. तो ये चीज़ें भी काफ़ी देखने को मिली थी. ऑल्सो रूल ऑफ लॉ वॉज नॉट यूनिवर्सल. रूल ऑफ लॉ यूनिवर्सल नहीं था, यानी कि ब्रिटिश ने ऐसी लॉ अप्लाई करने की कोशिश की कि सेलेक्टिवली कुछ लोगों पे लॉ अप्लाई कर रहा था. ऐसा नहीं था कि सबके लिए अप्लाई हो रही थी. सो ब्रिटिश ने लॉज जो अप्लाई करी वो सेलेक्टिवली अप्लाई करने की कोशिश की थी. प्रिविलेज कर रहे हैं उन्होंने खुद के सिटीजन्स को, खुद के ब्रिटिशर्स को एंड कॉलोनियल एलाइट्स को, और जो ज़्यादातर जो इंडियंस थे, जो पुअर थे और मार्जिनलाइज थे, उनको कहीं ना कहीं निगलेक्ट करके खुद के ऊपर से लॉ को यूनिवर्स मतलब किया. तो सेलेक्टिवली यूनिवर्स था, हर जगह यूनिवर्सल नहीं था. सो कंक्लूजन में यही समझ आया कि वाइल द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सर्टन लीगल स्ट्रक्चर्स, की कुछ सर्टन लीगल स्ट्रक्चर्स तो लेके आए, कुछ कॉडिफाइड लॉज भी लेके आए इंडिया में, बट वो प्राइमरीली इंडियंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए लाए थे. दे वर प्राइमरीली टूल्स ऑफ गवर्नेंस एंड एक्सप्लॉइटेशन रादर देन अ जेन्युइन कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ. सो मेनी हिस्टोरियंस यही आर्ग्यू करते थे दैट द ट्रू एसेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो ट्रू एसेंस अगर हम बोले रूल ऑफ लॉ के मतलब कि इक्वालिटी, जस्टिस और फेयरनेस, तो वो तो कॉलोनियल लीगल प्रैक्टिस में था ही नहीं. इंस्टेड हम लोगों ने ही इंडिपेंडेंस के बाद एफर्ट्स लगा के कहीं ना कहीं एक इक्विटेबल लीगल स्ट्रक्चर, लीगल सिस्टम इंडिया में लेके आए. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कि दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. कि इससे क्या समझ आता है कि उन लोगों ने भी शुरू करी लड़ाई लड़ना किस चीज़ के लिए, इक्वालिटी के लिए. एंड इक्वालिटी के लिए लड़ाई करने के साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि जो कहीं ना कहीं जो लॉ है, कहीं ना कहीं जो आइडियाज़ है, किस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फोर्स किया जाता है कि हम उसको फॉलो करें. ऐसा आइडियाज़ लेके आए जिसमें हम कहीं ना कहीं जस्टिस को ला सकें. तो ये चीज़ से क्या समझ आता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमें दिखा रही है किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट दिखा रहा है कि किस तरीके से हमारे जो पुराने टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी अथॉरिटेरियन, उसको हम चेंज करके फेयरनेस लेके आए. ठीक है, so this is statement reflects a transformative movement in the history of social and political thought where people began to challenge authoritarian and unjust laws, ठीक है, which is imposed upon them, जो हम पे impose की जा रही थी, and sought to redefine the concept of law, कि हम law को दोबारा डिफाइन करें इस तरीके से कि कहीं ना कहीं उसमें जस्टिस इंश्योर करें और इक्वालिटी. ठीक है, सो क्रिटिक ऑफ इम्पोज लॉ, जो लॉ लगाई गई थी उसके क्रिटिक्स आने शुरू हुए. बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी जहाँ पे लॉज वर हिस्टोरिकली क्रिएटेड बाय रूलर्स और एलाइट्स, कि बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ थी जहाँ पे जो लॉज बनाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूलर्स ने बनाई है, कोई बड़े लोगों ने बनाई है कि उनके पास उनकी पावर रहे. इस तरीके की लॉ बनाई गई थी जिसमें पावर दिखने को लग रही थी, या फिर ऐसा लग रहा था कि यार सबके लिए तो नहीं है, एलाइट लोगों के लिए बनाई गई है एंड कंट्रोल करने के लिए मेजॉरिटी को. सो ये जो लॉज थी रिफ्लेक्ट करती थी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट क्लास और द कॉलोनियल पावर रादर देन सर्विंग द नीड ऑफ द जनरल पॉपुलेशन. कि कहीं ना कहीं जो लॉ बनाई गई थी वो डोमिनेंट क्लास या फिर आप कहेंगे कॉलोनियल पावर दिखाने की कोशिश कर रहा था रादर देन कि सबके लिए बनाई गई हो. सो पीपल वर फोर्स टू ओबे दीज लॉज इवन इफ दे वर अनफेयर, ऑप्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी. तो कहीं ना कहीं लोगों को फोर्स किया गया कि आपको ये फॉलो ही करनी है, ये लॉज फॉलो करनी है, चाहे वो आपको अनफेयर लगे, चाहे वो आपको ऑप्रेसिव लगे या डिस्क्रिमिनेटरी लगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं भी डिमांड आई कि हम लोग भी इक्वालिटी डिजर्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की तरफ की डिमांड आई. सो ओवर द टाइम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप बिगेन टू रिकॉग्नाइज द इनहेरेंट इनइक्वालिटीज इन दीज लॉज एंड द सिस्टम दे अपहेल्ड. तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जो हर एक इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं वो लोग सोचने लगे कि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ इनमें ख़त्म करनी है और कुछ ऐसा सिस्टम लाना है कि ये चीज़ें हटे, इक्वालिटी की तरफ हम जाए. तो लड़ाई लड़नी शुरू हुई, स्टार्टेड फाइटिंग फॉर राइट्स, जैसे कि यूनिवर्सल सफरेज वाला मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वल ट्रीटमेंट एंड इवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. So the demand for equality, which aimed to create a legal system that represented the interest of all the people and not just the privileged few. कि इस तरीके की डिमांड है इक्वालिटी की, कहीं ना कहीं ऐसा लीगल सिस्टम हो जो हर किसी के इंटरेस्ट, हर लोगों के इंटरेस्ट को दिखाए, हर किसी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे, ना कि सिर्फ प्रिविलेज लोगों को. ठीक है, कहीं ना कहीं फिर हम शिफ्ट हुए टूवर्ड्स जस्टिस बेस्ड लॉ. कहीं ना कहीं शिफ्ट किसकी तरफ हुआ, जस्टिस बेस्ड लॉ, की ऐसी लॉ आए जो जस्टिस दे हमको. ठीक है, so the movement sought to redefine law as more than just a set of rules to enforce order. कि
ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस तरीके की लॉ बना देगी जिसमें ऑर्डर इन्फोर्स कर दिया, बट वो भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, जैसे फेयरनेस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। सो लॉ शुड नॉट मेनली डिक्टेट ओबीडियंस। लॉ सिर्फ हमें ऐसा नहीं कि हमें बस बोल दिया जाए कि यार ये फॉलो करना है ये, बल्कि इंडिविजुअल की राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे और प्रमोट करे सोशल वेलफेयर, ठीक है। सो फ्रॉम ओबीडियंस टू एम्पावरमेंट, तो कहीं ना कहीं हमारे रूल पहले से वैसे बोला जाता है तो ओबे करो, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस ओबीडियंस की जगह एम्पावरमेंट की तरफ आए हैं। The change emphasized the idea that law derive their legitimacy from the consent of the governed and they must align with the principle of justice and equality. So लोगों ने ये देखना शुरू किया, लोग अपने आप को देखने लगे, people began to view themselves as active participant in shaping the law rather than passive subject obeying it. तो कहीं ना कहीं लोग भी अपने आप को ऐसे समझने लगे कि हम लोग भी अब एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जो सिर्फ लॉ को फॉलो के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंडली लॉ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ओबे करने के अलावा हम कहीं ना कहीं लॉ को शेप करने में भी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दे रखे, जैसे एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, जिसमें हम बात करें कॉलोनाइज पीपल जो थे, जैसे सच एज इन इंडिया में कहीं ना कहीं लॉ के लिए लड़े थे, दैट फेवर्ड कॉलोनियल पावर को जो फेवर किया एंड डिमांडेड लॉज विच इज़ रूटेड इन जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स की फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिमांड करी कि ऐसी लॉ लेके आओ जो सबके लिए बराबरी और इक्वालिटी जस्टिस लेके आए। सिविल राइट मूवमेंट, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि इन द यूएस एंड एल्सवेयर मूवमेंट ने कहीं ना कहीं चैलेंज किया डिस्क्रिमिनेटरी लॉ, जैसे सेग्रीगेशन वाली जो लॉज थी, एंड इवन एडवोकेटेड फॉर इक्वल राइट एंड जस्टिस। सिविल राइट मूवमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न लीगल सिस्टम, आज के जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी इंक्रीजिंगली व्यू लॉ एज अ टूल टू अपहोल्ड जस्टिस, की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी आ रही है तो कहीं ना कहीं वो कानून को किस तरीके से देख रहा है, उस टूल की तरह देख रहा है जो जस्टिस लेके आए, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इक्वालिटी को इंश्योर करे बिफोर द लॉ। So this transformation is laying the foundation for the constitutions, human rights charters and even legal reforms that prioritize justice over mere obedience। की कहीं ना कहीं जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये सिर्फ इस कोशिश नहीं कर रहा कि सिर्फ लोग ओबे करें, बल्कि कहीं ना कहीं जस्टिस और इक्वालिटी और फेयरनेस की तरफ भी हम लोग बढ़े हैं, ठीक है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, सो द स्टेटमेंट कैप्चर्स अ क्रिटिकल इवोल्यूशन in the concept of law from being an instrument to control imposed by the powerful to a framework designed to ensure justice, equality and fairness for all। ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट हमें दिखा रहा है कि किस तरीके से हम इवॉल्व हुए हैं लॉ के कंसेप्ट में, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम सिर्फ कंट्रोल हो रहा था हमारे ऊपर, कंट्रोल पावरफुल लोग से हम लोग किस तरफ आए हैं, एक कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे हम लोग जस्टिस, इक्वालिटी और फेयरनेस की डिमांड कर रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट द स्ट्रगल ऑफ पीपल टू रिक्लेम द लॉ एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस, ठीक है। कहीं ना कहीं हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एम्पावरमेंट हुआ है, सोशल प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। समझ आ गई बात, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट के साथ, एंड अलॉन्ग विद दिस डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द क्विज विच आई एम पोस्टिंग ऑन द टेलीग्राम, क्योंकि अब हम बहुत जल्द एक नई चीज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप ये पोल में मेरे को अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, देन वी विल प्रोसीड विद समथिंग ग्रेट एंड समथिंग गुड। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल नेक्स्ट टारगेट के साथ।